सो हेलो एवरीवन। लास्ट डे हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कल हमने पढ़ा था फ्रिक्शन क्या होता है और फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है। तो हमने पढ़ा था फ्रिक्शन जनरली 3 टाइप का होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जब कोई बॉडी को मूव कराते टाइम जब अपोजिट फोर्स लगता है मूव कराते टाइम, यानी कि बॉडी रेस्ट पे होती है और वो मूव कराना चाहते हैं हम उसको, तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन लगता है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। वही स्टैटिक फ्रिक्शन जब बढ़ते बढ़ते बढ़ते, क्योंकि यहाँ से फोर्स इंक्रीज करते जा रहे हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीज होते जा रहा, वही फोर्स इंक्रीज करते करते करते, वही फ्रिक्शन ऑफ फोर्स इंक्रीज करते 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 उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब कोई बॉडी मोशन पे आ चुकी है, अब मोशन पे आने वाली बॉडी को रोकने के लिए जो फ्रिक्शन चाहिए होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन और कैसे यूज होता है जरा उसको समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक जो ये आपका एक सिंपल सा एक सरफेस है, मान लेते हैं फ्रिक्शन फ्री है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कोई बॉडी को रोल कराया, अगर ये फ्रिक्शन इसमें है ही नहीं, इस सरफेस में फ्रिक्शन है ही नहीं, तो मैंने इसको रोल कराया 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉल जा रही है, तो कंटिन्यू चलती रहेगी, जिंदगी भर चलती रहेगी, ठीक है। बट जनरली हमने ऐसा नहीं देखा है, वो बॉल रुक जाती है। तो बॉल रुकती किसकी वजह से है? वो बॉल रुकती है काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि कोई भी चलने वाली बॉडी पे जो अपोजिट फोर्स लगता है उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो हम चारों तरफ फ्रिक्शन से घिरे हुए हैं, ओके। तो आप देखते हैं यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन के टाइप देखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइप इसका जो होता है उसको बोलते हैं यहाँ पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसका जो फर्स्ट टाइप है उसको हम बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। द फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो अब देखते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है। द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली स्लाइडिंग ओवर द सरफेस ऑफ द अदर इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या कहा मैंने? जब कोई एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर जस्ट स्लाइड किया जाता है, स्लाइड किया जाता है कहने का मतलब कि रगड़ा जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं जो है, ये मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं जनरली फोर्स लगा के इस तरह से स्लाइड कर रहा हूँ, फोर्स लगा के इस तरह से स्लाइड कर रहा हूँ, तो इसको क्या बोलेंगे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। मैं उसको जनरली इस तरह से स्लाइड कर रहा हूँ, ये एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी स्लाइड कर रही है, तो इसको बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। या इसका एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो फ्लैट ब्लॉक मूविंग ओवर द हॉरिजॉन्टल टेबल। जैसे ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और उस सरफेस पे मैंने एक ब्लॉक को यहाँ पर से फोर्स लगा के आगे को धक्का मार रहा हूँ, तो उस टाइम पे इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा ना, चलते टाइम जब ये बॉडी मूव करना स्टार्ट कर रही है, तो इस टाइम पे इसको बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब ये सिंपली यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, तो देखिए ये बॉडी को हम मूव कराना चाह रहे हैं आगे को, देखिए समझिए जरा सा। अभी इसमें और भी कुछ चीज़ें बची हैं, उनको अभी मैं आपको बताऊंगा। ये नीचे को लगेगा इस पर mg, ऊपर को लगेगा रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स। अब देखिए ये बॉडी चल रही है ऊपर को, सॉरी ये बॉडी देखिए, ये बॉडी चल रही है आगे को, तो इस पर फ्रिक्शन हमेशा कहाँ को लगता है? पीछे को। ये बॉडी चल रही है आगे को, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पीछे को। फ्रिक्शन हमेशा जो भी उसका मोशन होता है ना उसके अपोजिट लगता है, यानी कि जो भी बॉडी का मोशन है उसके अपोजिट लगता है। जरा मैं फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा सा एक और चीज़ बताना चाहूँगा, लास्ट दिन मैंने बताई नहीं थी। जरा देखिए, क्योंकि अब हमने तीनों फ्रिक्शन पढ़ लिए तो जरा सा समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है, मैंने फोर्स लगाना शुरू किया यहाँ को, मैंने फोर्स लगाना शुरू किया यहाँ को, लेकिन ये बॉडी चल नहीं रही है, ये बॉडी चल नहीं रही है। तो ये बॉडी चल नहीं रही, तो ये फ्रिक्शन, ये फोर्स कहाँ को लगाएगा? यानी कि हम इसको बॉडी को मूव कराना चाह रहे हैं आगे को, लेकिन बॉडी मूव नहीं हो रही है। जैसी बॉडी मूव होना शुरू होगी, बॉडी यहाँ को मूव होना शुरू होगी, तो फ्रिक्शन कहाँ को लगेगा? पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन जो है लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये आप चीज़ अच्छे से समझिए, यानी कि जो फ्रिक्शन होता है वो हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है, ठीक है। जो भी मोशन का डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट होता है। तो देखिए अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या चीज़ है। जब कोई ब्लॉक को मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, तो इस पर मैंने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, यहाँ को मूव कर रही है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं वहीं को तो मूव करती है बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसके कुछ कंपोनेंट बना दिए, ब्लॉक डायग्राम बना दिए मैंने इसके, ओके। चलिए अब इसका दूसरा देखते हैं, यहाँ पर दूसरा हेडिंग, यानी कि दूसरा टाइप का फ्रिक्शन जिसको हम बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन, जिसको हम बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन, ओके। व्हेन ऑब्जेक्ट सच एज अ व्हील और डिस्क, स्फेयर और अ सिलेंडर, मतलब जो भी तुम्हारी गोल गोल चीज़ें होती हैं, जैसे व्हील हो गया, स्फेयर हो गया, स्फेयर यानी कि कोई बॉल मान लेते हैं, सिलेंडर हो गया, ठीक है, ये किसी सरफेस के ऊपर रोल करती हैं, तो देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कम इनटू प्ले इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल के लिए कभी आपने देखा होगा कि जैसे आप एक सिलेंडर आपके घर में है ना, ये एक सिलेंडर मान लेते हैं, गैस का सिलेंडर। उस गैस के सिलेंडर को अगर मान लो तुम यहाँ से धक्का मारते हुए ले जाते हो तो तुमको बहुत ही ज़्यादा ताकत लगती है। मान लो एक छोटा सा बच्चा उसको धक्का मार रहा है ना,
एक 10 साल का बच्चा उसको धक्का मारा, तो वो धक्का जब इसको ऐसे मारेगा तो उसको बहुत ताकत लगेगी। अब क्या करता है वो बच्चा, थोड़ा चालाकी करता है, इस सिलेंडर को पहले गिरा देता है, इस सिलेंडर को गिरा देता है, उसके बाद इसको इस तरह से धक्का मारते हुए रह जाता है। तो जो अब यहाँ पर देखो ये बॉडी चलना आसान होगी, देखो इसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। जब एक बॉडी दूसरे के ऊपर रोल करते हुए जाती है तो इसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। इस रोलिंग फ्रिक्शन का यूज़ करते हुए हमने बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी को आसान बनाया है, या फ्रिक्शन को कहीं हद तक हमने टैकल करके उसके अपोज में हमने मोशन किया है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने देखा होगा पहले से बड़े बड़े सूटकेस आते थे, है ना। तो सूटकेस जब आते थे तो सूटकेस को कैरी करके ले जाना बहुत ही मुश्किल होता था। तो किसी ने चालाकी करके क्या किया, उस सूटकेस के नीचे से लगा दिया टायर। अब टायर लगा दिए तो जो वहाँ पर टायर होते हैं वो रोल करते हुए उस बॉडी को आगे को ले जाते हैं, और रोल करना बहुत ज़्यादा आसान है। रोलिंग से आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है, यानी कि फ्रिक्शन जो होता है वहाँ पर एक हिसाब से डिक्रीज कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं, यानी कि फ्रिक्शन के साथ हम आराम से चल सकते हैं। तो इसी रोलिंग फ्रिक्शन का यूज़ करते हमारी गाड़ियाँ बनी हुई है, गाड़ियाँ चल रही हैं, है ना। गाड़ियाँ रगड़ते हुए तो ना जाती हैं, गाड़ियाँ तुम्हारे रोल करते हुए जाती हैं। गाड़ी के जो टायर है वो रोड के साथ रोल करते हुए जा रहा। तो वैसे देखिए, जब मैं इसको यहाँ को फोर्स लगा रहा था, मान लो मुझे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, लेकिन मैंने इसको ऐसे घुमाया और इसमें हल्का सा फोर्स लगाया, तो देखो इसमें 10 न्यूटन तो छोड़ो, 1 न्यूटन से भी काम चल जा रहा। तो ये क्या है, ये इसको क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। तो समझिए अब क्या होता है। अब मैं फिर से एक बार डेफिनेशन पे आ रहा हूँ। व्हेन ऑब्जेक्ट सच एज व्हील, या हम कोई डिस्क भी बोल सकते हैं, कोई रिंग भी बोल सकते हैं, है ना। रिंग, स्फेयर और अ सिलेंडर रोल्स ओवर द सरफेस, देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कम इनटू प्ले इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। जब कोई एक बॉडी दूसरे के ऊपर रोल करते हुए जाती है तो उस टाइम पे जो उनके बीच में फ्रिक्शन लगता है उसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द रोलिंग फ्रिक्शन। अब यहाँ पर देखिए आपका रोलिंग फ्रिक्शन आपकी 11th के हिसाब से जो आपका एकेडमिक कोर्स है 11th का, नॉट कम्पिटिटिव एग्जाम वाला नहीं बोल रहा हूँ, उसमें रोलिंग फ्रिक्शन का ये फॉर्मूला ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम यहाँ पर इसको लिखा देते हैं, पढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो एफ रोलिंग कह दे रहा हूँ, यहाँ पर एफ रोलिंग फ्रिक्शन की बात हुई है, ठीक है। तो एफ रोलिंग फ्रिक्शन आपका क्या होता है, म्यू आर इंटू आर अपॉन स्मॉल आर, जहाँ पर ये कैपिटल आर क्या होगा, रिएक्शन। कैपिटल आर उस बॉडी का अगेन है रिएक्शन, और जो स्मॉल आर है ये होता है आपका रेडियस। ये स्मॉल आर क्या है, जो रोलिंग बॉडी है उसका रेडियस, रोलिंग बॉडी का रेडियस, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फ्रिक्शन आ जाता है। और यहाँ पर म्यू आर क्या होता है बताइए, कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। तो म्यू आर होता है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, इसको भी लिख देते हैं, म्यू आर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। म्यू आर इज कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। चलिए अब इसके जो ये यहाँ पर ये फॉर्मूला है इससे रिलेटेड थोड़ी बहुत चीज़ें जान लेते हैं। बेसिकली तुम्हारे चैप्टर में स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन जो है बहुत ही कम दिया गया है, इसके बारे में आपने ज़्यादा भी नहीं समझना है। मेन आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन ही मेन है। इसी से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल भी आते हैं, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। फिलहाल ये टॉपिक में है, एनसीईआरटी में है, तो इसको पढ़ लेते हैं, बट ज़्यादा इससे न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। अब देखिए, तो एफ रोलिंग इक्वल टू म्यू आर इंटू आर अपॉन आर। ये क्या चीज़ है, देखिए मान लो आपका कोई ऑब्जेक्ट है गोल इस तरह का, एक टायर है मान लेते हैं, इसकी जो रेडियस है वो रेडियस ही मान लेते हैं आर है, स्मॉल आर, और इस पे जो ऊपर को फोर्स लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वो सेंटर के साथ लगेगा, ठीक है। तो ये है आपका ऊपर, और ऊपर बना लेते हैं चलो इसको, ये है हमारा रिएक्शन फोर्स। तो अब देखिए इसमें रोलिंग फ्रिक्शन कितना होगा, देखिए फर्स्ट क्या है यहाँ पर, देखिए एफ रोलिंग इज प्रोपोर्शनल टू, हम कहते हैं कैपिटल आर, एक तो ये इसके नॉर्मल फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है, दूसरा एफ रोलिंग इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। इसका क्या मतलब, देखिए जितना ज़्यादा तुम्हारा रिएक्शन फोर्स होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, ये तो हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, स्लाइडिंग हो या काइनेटिक हो। लेकिन यहाँ पर एक नई चीज़ आई है, एफ रोलिंग इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये प्रोपोर्शनल को हो या इसको इन्वर्सली को हो, एक ही बात है। अगर मैं कहूँगा एफ रोल इज प्रोपोर्शनल का अगर मैं वर्ड यूज़ करूँगा तो 1/r कहूँगा। अगर मैं एफ रोलिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहूँगा तो 1 का यूज़ न करके डायरेक्टली आर कहूँगा। क्या काम है, देखो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ऐसा भी पढ़ सकते हैं, एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, ऐसा भी पढ़ सकते हैं। यानी कि जब मैं प्रोपोर्शनल कह रहा हूँ तो 1 कह रहा हूँ, और इनवर्सली कह रहा हूँ तो 1 को हटा दे रहा हूँ। तो इसमें क्या चीज़ होता है, देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आर को अगर इंक्रीज करते हैं तो एफ घटता है, एफ को अगर आर को अगर इंक्रीज करते हैं तो एफ घटता है, आर को अगर डिक्रीज करते हैं तो एफ बढ़ता है, उल्टी चीज़ होती है ना। इसका मतलब क्या समझ में आया, देखो अगर कोई छोटी सी चीज़ है, छोटी सी रिंग है, उसका रेडियस होगा कम, उसका रेडियस अगर कम होगा तो फ्रिक्शन लगेगा ज़्यादा, उसका रेडियस अगर कम होगा तो फ्रिक्शन लगेगा ज़्यादा। वहीं पर अगर जितना बड़ा उसका रेडियस है उतना उसका फ्रिक्शन लगेगा कम। मान लो एक बहुत ही बड़ा टायर है और एक बहुत छोटा टायर है, हम बात कर रहे हैं सेम मास की, जरा अच्छा समझिए, हम बात कर रहे हैं सेम
मास की। तो सेम मास की दो बॉडी अगर एक को बहुत बड़ा बना दिया गया और एक को बहुत छोटा बना दिया गया, एक बड़ा टायर एक छोटा टायर, एक का मास से ज़्यादा एक का मास से कम, तो ज़्यादा बढ़िया से रोल कौन करेगा, किस पे ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, किस पे ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, जिसका रेडियस कम उसका फ्रिक्शन ज़्यादा, जिसका रेडियस कम उसका फ्रिक्शन ज़्यादा। यानी कि जो छोटा टायर होगा, जो छोटा टायर होगा उस पर फ्रिक्शन लगेगा ज़्यादा, यानी कि छोटा टायर बहुत ही मुश्किल से मूव कर पाएगा और बड़ा टायर बहुत आसानी से मूव कर पाएगा। जबकि वो दोनों क्या है, बराबर मास के हैं, जबकि वो दोनों बराबर मास के हैं, क्योंकि मैं मास को अभी सेम लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे रिएक्शन को कांस्टेंट रखना है ना, समझाने के लिए। थोड़ी देर के मैं आर को सेम रख रहा हूँ, मतलब रिएक्शन ये दोनों बराबर लगा रहे हैं, लेकिन इसका आर है छोटा, इसका आर है बड़ा, है ना। ये आर हमारे पास क्या है, इसका रेडियस बड़ा हो गया, इसका रेडियस बड़ा हो गया मतलब इस पर फ्रिक्शन लग रहा है कम, फ्रिक्शन लग रहा है कम, इसका मतलब इसका मोशन ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। तो अब आप समझोगे, कभी कभी आपने देखा होगा कि एक बच्चा जो है टायर को बिल्कुल डंडे से पीटते हुए आगे को रोड में ले जाता है, तो कितने आराम से ले जा लेते हैं। वहीं पर अगर छोटा टायर है, छोटा टायर है तो उसको डंडे से पीटते हुए ले जाएगा तो उसको बहुत मुश्किल होगी उसको आगे तक ले जाना। जितना बड़ा टायर होगा उसको उतना आराम से जो है आगे को रोल करते हुए ले जा सकता है, क्योंकि बड़ा टायर फ्रिक्शन कम, बड़ा टायर फ्रिक्शन कम, छोटा टायर फ्रिक्शन ज़्यादा। सो स्टूडेंट, अब देखते हैं यहाँ पर एडवांटेज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन और एंड डिसएडवांटेज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। पहले हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन क्या है, देखिए, अगर फ्रिक्शन है तभी हम लोग चल पा रहे हैं, फ्रिक्शन है तभी हम लोग रुक भी पा रहे हैं, है ना। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम चल ही नहीं पाते, क्योंकि हमारा जब हम मूव करना स्टार्ट करते हैं, आगे चलना शुरू करते हैं, तो हम पीछे को एक फोर्स लगाते हैं, पैर से पीछे को एक फोर्स लगाते हैं और वहाँ पर होता है फ्रिक्शन। अगर वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम आगे जंप ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलना एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, ज़रा समझिए इसको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है, वो पर्सन आगे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है यहाँ पर, है ना, उसके पैर हैं, एक पैर ये है और एक पैर ये है। अब ज़रा समझते हैं इसको। जब ये पर्सन आगे को मूव कर रहा है तो सबसे पहले क्या करता है वो, यहाँ पर इस वाले पैर से, इस वाले लेफ्ट वाले पैर से जो है, यहाँ पर जो ये वाला पैर है उसका, इस पैर से लगाता है ज़मीन पे एक फोर्स। तो ज़मीन पे जैसे एक फोर्स लगाएगा तो जो अर्थ है इस पर एक अपोजिट फोर्स लगाएगी, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर बनता है ना। तो ये यहाँ पर एक्शन लगाएगा तो अर्थ इस पर रिएक्शन फोर्स लगाएगी। अब सोचो, अगर मान लो यहाँ पर फ्रिक्शन ही नहीं होता, इस सरफेस पे फ्रिक्शन ही नहीं होता, तो यहाँ पर फोर्स लगा रहा है और फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन अगर बन नहीं पाएगा तो ये इसका पैर पीछे को चले जाएगा, जिससे ये आगे ही बढ़ नहीं पाएगा, है ना। तो यहाँ पर फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये पर्सन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले अर्थ पे फोर्स लगाएगा पीछे वाले पैर से, ठीक है। आपने कभी महसूस नहीं किया होगा, लेकिन जरा कभी समझना है इसको, इस चीज़ को सोच के देखना कि कैसे चीज़ें चल रही हैं। तो वो लगाएगा ज़मीन में पीछे को फोर्स, तो ज़मीन लगाएगी उसको आगे को फोर्स, और ज़मीन आगे को फोर्स तभी लगा पाएगी जब वहाँ पर फ्रिक्शन होगा, क्योंकि अगर फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो उसका पैर पीछे को फोर्स लगाते टाइम पीछे ही चले जाएगा और वो बॉडी आगे मूव नहीं कर पाएगी। सो द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन इज वॉकिंग इज पॉसिबल ड्यू टू फ्रिक्शन। वॉकिंग इज पॉसिबल ड्यू टू फ्रिक्शन। सेकेंड एडवांटेज इज, सेकेंड पॉइंट हो गया इसका, टू बॉडीज स्टिक्स टुगेदर ड्यू टू फ्रिक्शन। दो बॉडी आपस में अगर तुमको चिपकी हुई नजर आ रही हैं, पकड़ी हुई एक दूसरे को नजर आ रही, तो डेफिनेटली उसके पीछे फ्रिक्शन ही रीजन है। तीसरा पॉइंट, ब्रेक वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिक्शन। जो आपके गाड़ी के ब्रेक होते हैं वो फ्रिक्शन के वजह से ही वर्क करते हैं, वरना ब्रेक कभी वर्क नहीं करते। जब आप रोड पे चलते हैं तो आपकी गाड़ी आगे को मूव करती है, तो वहाँ पर जो रोड और गाड़ी के बीच में, रोड और गाड़ी के टायरों के बीच में एक फ्रिक्शन लगता है। तो अब जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो आपका टायर रुकने की कोशिश करता है, जाम होने की कोशिश करता है, तो वो जो आपका टायर है वो रोड के साथ एक फ्रिक्शन बना के ही रुकता है। कभी कभी आपने देखा है ना, गाड़ी रपट जाती है, वो रपटती इसलिए है क्योंकि आपका टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन नहीं बना है, ठीक है। तो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है, एडवांटेज है फ्रिक्शन के। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो दिन में आप 10 बार रपटते, 10 बार उठते, चलना भी मुश्किल हो जाता, उठना भी मुश्किल होता है, गाड़ी को स्टार्ट करना भी मुश्किल हो जाता, मतलब मूव कराना भी स्टार्ट हो जाता और रोकना भी मुश्किल हो जाता। अब उसके बाद, राइटिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन। जब हम लिख रहे हैं तो हमारे पेन और इस कॉपी के बीच में एक फ्रिक्शन बन रहा है, तभी जाके लिख रहे हैं। कभी कभी आपने देखा ना, जो बहुत ही फिसलने वाली पेन होती हैं, बहुत ही मतलब राइटिंग भी खराब हो जाती है उससे, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन नहीं बन पाता कॉपी के साथ, ठीक है। तो फ्रिक्शन भी जरूरी है, इसलिए ही तुम्हारा जो राइटिंग है वो पॉसिबल है। फिफ्थ पॉइंट, द ट्रांसफर ऑफ मोशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ मशीन टू अदर पार्ट थ्रू बेल्ट इज पॉसिबल बाय फ्रिक्शन। कभी आपने देखा होगा ना, जब हमारी कुछ मशीनरी होती हैं और वो एक बेल्ट से कनेक्ट हैं, जैसे एग्जांपल के लिए एक बेल्ट, एक टायर जैसा ये है, एक टायर जैसा ही है, एक दोनों एक बेल्ट से कनेक्टेड हैं, तो ये बेल्ट इसके साथ रोल करते हुए चल रही है, तो ये भी फ्रिक्शन की वजह से है। हो सकता है अगर मान लो ये बेल्ट बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्शन लेस होता तो ये बेल्ट ही बेल्ट मूव करती है, मशीन मूव नहीं कर पाती। कई बार ऐसे मशीनरी होती है ना आपकी,
मैकेनिक्स में। तो ये बेल्ट की वजह से ये मूव क्यों कर रही है, क्योंकि बेल्ट इस टायर के साथ भी, इस टायर के साथ भी, इस जो बॉडी है उसके साथ भी फ्रिक्शन बना रहा है, इसी की वजह से वो रोल कर पा रही है। ठीक है, अब उसके बाद इसके डिसएडवांटेज क्या क्या हैं देखते हैं हम। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। यानी कि फ्रिक्शन क्या होता है, एक रिलेटिव मोशन को जो अपोज करता है उसको बोलते हैं फ्रिक्शन, है ना। तो फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, देयरफॉर एक्स्ट्रा एनर्जी हैज टू स्पेंड ओवर कमिंग फ्रिक्शन। यानी कि फ्रिक्शन की वजह से हमको एनर्जी बहुत ज़्यादा खर्च करनी पड़ती है, फ्रिक्शन की वजह से हमको एनर्जी बहुत ज़्यादा खर्च करनी पड़ती है। दिस रिड्यूस द इफिशियंसी ऑफ मशीन। मतलब देखा जाए तो कहीं पर जो मशीनरी होती है ना, मशीनरी, तो उस मशीनरी के लिए थोड़ा सा बैड भी है, इस वाली मशीनरी के लिए नहीं। जैसे मान लो दो चीज़ें आपस में रोल कर रही हैं, दो चीज़ें आपस में रोल कर रही हैं, तो फ्रिक्शन की वजह से उनकी रोलिंग ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाएगी, है ना। तो फ्रिक्शन यहाँ पर हमारा लॉस भी करता है, एनर्जी का लॉस करता है, हमको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। जैसे एग्जांपल के लिए एक मान लो एक टायर, एक मशीन से एक ये चीज़ गोल गोल घूम रही है और एक चीज़ गोल गोल घूम रही है। अब ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रोल कर रही हैं, तो अब क्या होगा, मान लो इनके बीच में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, तो इसको भी और इसको भी घुमाने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इनको, क्योंकि मैं तो अल्टीमेटली इनको घुमाना चाहता हूँ, कुछ काम करना चाहता हूँ, कुछ परफॉर्म करना चाहता हूँ, कोई चीज़ गाड़ी चलाना चाहता हूँ, कोई मशीन चलाना चाहता हूँ, तो उसमें इस तरह के हमारे फ्रिक्शन होते हैं, है ना। रोलिंग फ्रिक्शन हो या रोलिंग फ्रिक्शन जनरली होते हैं उसमें। तो ये रोलिंग फ्रिक्शन में हम देखते हैं कि फ्रिक्शन अगर ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा होगा तो मशीन को उतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी। ओके, नाउ फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टियर ऑफ पार्ट्स ऑफ मशीनरी इन कॉन्टैक्ट। जब मशीनरी आपकी कॉन्टैक्ट में आती है तो फ्रिक्शन की वजह से, वियर और टियर की वजह से आपके, यानी कि खिंचाव और जो कंप्रेस होने की वजह से आपकी मशीनरी जनरली उसमें डैमेज हो जाता है, यानी कि उसके पार्ट्स में जो है प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, दस देयर लाइफ टाइम रिड्यूसेस, इसकी वजह से उनका जो लाइफ टाइम होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तीसरा पॉइंट, फ्रिक्शनल फोर्स रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ हीट। फ्रिक्शन की वजह से बहुत बार हीट भी जनरेट होती है, जिससे हमारी मशीनरी जल्दी खराब हो जाती है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हीट विच कॉजेज डैमेज ऑफ द मशीनरी, जो कि हमारे मशीनरी को वहाँ पर डैमेज करेगी। इसलिए हमारे इसके डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज देखा जाए तो जनरली मशीनरी के लिए है, तो किसी चीज़ के एडवांटेज होते हैं तो डिसएडवांटेज भी होते ही हैं। तो वैसे फ्रिक्शन के यहाँ पर कुछ एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज है। एडवांटेज है वॉकिंग के लिए, एडवांटेज है लिखने के लिए, एडवांटेज है किसी चीज़ को स्टिक करने के लिए, एडवांटेज है किसी ब्रेक अप्लाई करने के लिए, गाड़ी को रोकने के लिए, एडवांटेज है ये इस तरह की मशीनरी जो बेल्ट से चलती है उनको चलाने के लिए। डिसएडवांटेज क्या क्या हो गए, मशीनरी में वियर एंड टियर की वजह से टूट सकते हैं, है ना। तो जनरली मशीनरी को ना सही करने के लिए फ्रिक्शन कई बार हमारे लिए एनर्जी का ज़्यादा लॉस करता है, तो जनरली वहाँ पर ग्रीसिंग की जाती है। ग्रीसिंग आपने देखा होगा ना, जो बाइक के टायर होते हैं, बाइक के टायर या जो बाइक में चेन लगी रहती है, या फिर जो हमारे बड़ी गाड़ियाँ होती है, हर किसी के टायर में वहाँ पर एक ग्रीस, एक बिल्कुल ब्लैक कलर का एक बहुत ही सॉफ्ट सा कोई मटेरियल होता है, तो वो क्या चीज़ होता है, वो होता है ग्रीस। तो वो ग्रीस क्या करता है, आपके जो टायर के अंदर जो फ्रिक्शन है, बियरिंग के अंदर जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस करता है, क्योंकि हमको वहाँ पर फ्रिक्शन कम से कम चाहिए ताकि हमारा टायर अच्छे से रोल कर पाए। तो इसलिए कई बार हमारा जो फ्रिक्शन होता है वो हमारे लिए बुरी चीज़ भी है, जनरली वो मशीनरी के लिए ही बुरी है, क्योंकि उससे जो है हमको ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है उसी चीज़ को टैकल करने के लिए, उस चीज़ को मोशन में लाने के लिए। अगर फ्रिक्शन जितना वहाँ पर कम होगा तो वो उतना ज़्यादा बढ़िया है। सो स्टूडेंट, अब देखते हैं यहाँ पर आपका अगला टॉपिक, जो कि है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या चीज़ होता है, जरा इसको देखते हैं। पहले इसको हम पूरा ब्लॉक डायग्राम से समझते हैं, देन हम आएंगे इसके डेफिनेशन और सारी थ्योरेटिकल चीज़ों पे। मान लेते हैं आपके पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक ब्लॉक रखा है, एक कोई ब्लॉक रखा है, यानी कि ब्लॉक मतलब कहने का कि जिसके पास मास है m। ठीक है, अब इसके पास m मास है तो डेफिनेटली नीचे को एक फोर्स लग रहा होगा जिसको बोलते हैं mg, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और नीचे को लगता है mg। अब हॉरिजॉन्टल ब्लॉक सरफेस पे रखा है तो डेफिनेटली ऊपर को भी एक फोर्स लग रहा होगा जिसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स, जिसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। अब देखिए ये अभी यहाँ पर देखो कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है, तो डेफिनेटली इस पर फ्रिक्शन भी जीरो है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इस पर एक फोर्स लगा दिया इस डायरेक्शन में, ये हमारा अप्लाइड फोर्स है। ये क्या है हमारा अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स, यानी कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, चाहे मैं पीछे से धक्का मारूँ या इसको आगे से खींचूँ, एक ही बात है। हाँ, पीछे से धक्का मार रहा हूँ या आगे से खींच रहा हूँ, एक ही बात है। यहाँ से भी अगर मैं धक्का मारूंगा तो ये फोर्स की डायरेक्शन ऐसी ही होगी। ठीक है, तो इस बॉडी पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो जब ये बॉडी आगे को मूव करना शुरू कर रही है तो इस पर फ्रिक्शन कहाँ को लगेगा, पीछे को फ्रिक्शन लग जाएगा, और इसको बोलूँगा मैं एफ एल बोल देते हैं। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एल। जैसे ये जस्ट स्टार्ट करना शुरू कर रही है तो उस टाइम पे जो इसका फ्रिक्शन है उसको एफ एल बोलते हैं। तो देखिए अब ये बॉडी पे 4 फोर्स लग रहे हैं। देखिए एक नीचे को लग रहा है एम जी, और उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर को लगता है रिएक्शन।
जब मैं आगे को फोर्स लगा रहा हूँ अप्लाइड फोर्स, तो पीछे को फ्रिक्शन उसको खींच रहा है, वापस लाने की कोशिश कर रहा, तो अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, इस तरह से चीज़ें आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर हम निकालना चाह रहे हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है देखिए, हम ये है आपका फ्रिक्शन और ये है आपका नॉर्मल फोर्स, तो ये दोनों हमारे पास क्या है, देखिए दोनों ही वेक्टर हैं, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, रिएक्शन भी एक फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स भी एक फोर्स है। तो इन दोनों के बीच में हम देखते हैं कि कितना हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। इन दोनों के बीच में देखेंगे हम, रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच में, इन दोनों के बीच में ही क्यों देखते हैं, क्योंकि हमारे पास फ्रिक्शन का फॉर्मूला हमने पहले पढ़ रखा है, एफ एल इज प्रोपोर्शनल टू आर, तो यहाँ पर एफ एल और आर ही रिस्पॉन्सिबल है इस पूरी चीज़ के लिए, तो इसलिए एफ एल और आर के बीच में ही हम यहाँ पर देखेंगे फ्रिक्शनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अगर दो बॉडी यहाँ पर, एक यहाँ को फोर्स लग रहा है, एक यहाँ को फोर्स लग रहा है, अब थोड़ा सा इसमें वेक्टर का कॉन्सेप्ट आएगा। देखिए, एक फ्रिक्शन है ये, और उस पर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन ये आर। देखिए, जो ये लाइन बनाई मैंने, ये बनाई एफ एल की, और ऊपर को जो लाइन बनाई मैंने बनाई आर की। तो अब देखते हैं, जब दो बॉडी इस तरह से होती है तो उनका रिजल्टेंट कैसा आता है, इनके बीच में से पढ़ रखा है ना हमने, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना, हम टेल टू टेल मिलाते हैं उनको, और उनके डायगोनल में इस तरह से पैरेललोग्राम बनाते हुए एक वेक्टर एक क्या आता है, रिजल्टेंट आता है। तो ये इसका रिजल्टेंट है, ये इसका रिजल्टेंट हो गया, है ना। इसको चलो मैं लिख देता हूँ, इसको रिजल्टेंट, ये आ गया इसका रिजल्टेंट। ठीक है, रिजल्टेंट। अब उसके बाद देखिए रिजल्टेंट, ठीक हो गया। तो ये क्या हो गया इसका, रिजल्टेंट। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर ये इसका रिजल्टेंट है इस डायरेक्शन में। ठीक है, वैसे उसके बाद अब हम देखते हैं इस डायग्राम को जरा समझते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, रिजल्टेंट और जो हमारा वेक्टर होता है, रिजल्टेंट और जो हमारा वेक्टर होता है उसके बीच में ही तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन बनता है, यानी कि सॉरी एंगल बनता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बनता है, जो हमने पहले पढ़ा है। एंगल ऑफ फोर्स या एंगल ऑफ एंगल ऑफ जिसको हम बोलेंगे वेक्टर, एंगल ऑफ वेक्टर बनता है। ठीक है, हमने वहाँ पर पढ़ा था ना 4th चैप्टर में, एंगल कैसे बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक वेक्टर ये था, एक वेक्टर ये था, और ये इसका रिजल्टेंट था, तो हम कहते थे ना, ये देखो ये हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ वेक्टर है, ऐसा बोलते थे ना। एंगल ऑफ वेक्टर किसके साथ बनाते हैं, रिजल्टेंट और वेक्टर के साथ, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर के साथ। तो अब देखिए, जब मैं इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, तो देखिए ये तो इस डायरेक्शन में है, तो अगर ये इस डायरेक्शन में है तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इसके साथ बनेगा। जरा आप कुछ लोग सोचेंगे कि ये एंगल मैंने नीचे वाला क्यों नहीं लिया, थीटा मैं नीचे वाला क्यों नहीं ले रहा हूँ। थीटा मैं नीचे वाला इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन देखो इस डायरेक्शन में है, तो इसलिए मुझे एंगल ऊपर लेना पड़ा। अगर ये इस डायरेक्शन में होता तो एंगल में नीचे लेता। तो कुल मिला के यहाँ पर मैंने क्या किया, एफ एल को और आर को मैंने अलग से रख दिया, और इसका रिजल्टेंट इनके बीच में से जाएगा, ऐसा करके जाएगा इसका रिजल्टेंट, ये इसका रिजल्टेंट जाएगा। ठीक है, और एंगल बनेगा हमारे पास यहाँ पर थीटा। ओके, अब देखते हैं, अब यहाँ पर थोड़ी सी ज्योमेट्री, थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स लगाते हैं। देखिए, हमारे पास रिएक्शन फोर्स है ये, हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स है ये, और हमारे पास रिजल्टेंट है ये। चलो इसको भी पूरा वेक्टर ही बना देते हैं। हमारे पास है रिजल्टेंट ये, ओके, इसको बोल दिया मैंने आर, इसको बोल दिया मैंने एफ एल, और ये हो गया हमारे पास थीटा। अब देखिए मैंने क्या किया, जो एफ एल वैक्टर है, इस एफ एल वैक्टर को उठा के यहाँ पर रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम वेक्टर को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, ये हमने पहले पढ़ा है। अब देखिए, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। देखो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स लगाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। देखिए, इसके साथ एंगल लगा है थीटा, तो ये आपका बन जाएगा बेस, क्योंकि 90 के सामने वाला तो हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। बाकी बेस किसको बोलते हैं, जिसके साथ थीटा लगा रहता है। इसके साथ थीटा है तो ये हो गया हमारा बेस, ठीक है, और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। तो देखिए, मुझे निकालना है परपेंडिकुलर और बेस के साथ रिलेशन निकालना है, क्योंकि मेरे पास गिवन क्या है, आर गिवन है और एफ एल गिवन है। हाइपोटेन्यूज थोड़ा गिवन है, हाइपोटेन्यूज कितना है वही तो निकालना है हमने, है ना। मतलब हाइपोटेन्यूज के बारे में कुछ डिस्कशन हो ही नहीं रहा है, हमको एंगल निकालने से मतलब है। तो बेस और परपेंडिकुलर गिवन है, तो बेस और परपेंडिकुलर का जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है टेन थीटा में। तो टेन थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, तो टेन थीटा इक्वल टू, देखिए हमारा बेस कितना हो गया, बताओ इसकी वैल्यू कितनी है, आर, अपॉन परपेंडिकुलर कितना बताओ, इसी एफ एल को तो ऊपर शिफ्ट किया है, ये आ गया आपका एफ एल। तो यही हमारा फॉर्मूला आ चुका है, बस खत्म। ठीक है, वेट बच्चों जरा सा एक मिस्टेक हो चुकी है। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, देखिए ये कितना था आपका एफ एल, और बेस है आपका आर। तो कुल मिला के आपका आंसर क्या आ गया, टेन थीटा इक्वल टू एफ एल ओवर आर। ठीक है, एफ एल ओवर आर। अब एक चीज़ समझिए जरा सा, इस एफ एल ओवर आर से एक और चीज़ समझिए। देखिए वैसे हमारा फाइनल आंसर आ ही चुका है, बस आप एक और चीज़ समझिए। जब मैंने आपको कल लिमिटिंग फ्रिक्शन पढ़ाया था, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन मैंने पढ़ाया था एफ एल इक्वल टू म्यू एल इंटू आर, इस तरह से पढ़ाया था।
है ना, या म्यू इंटू आर पढ़ सकते हैं, चलो म्यू एस बोल देते हैं इसको, म्यू एस, जहाँ पर एस म्यू एस लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। तो एफ एल इक्वल टू था म्यू एस इंटू आर। तो एक काम करते हैं, इस आर को नीचे ले आते हैं इस वाले फॉर्मूले में। तो यहाँ पर एफ एल इंटू आर को हम म्यू एस भी लिख सकते हैं। तो कुल मिला के मैं एफ एल इंटू आर को क्या म्यू एस लिख सकता हूँ? तो आंसर है यस। तो टेन थीटा इक्वल टू आ गया हमारे पास म्यू एस। ओके, तो हमको थीटा निकालने से मतलब था, तो जैसे ही थीटा इक्वल टू लिखूंगा तो थीटा लिखते ही जो आपका टेन है, टेन वहाँ चले जाएगा और उसको हम बोल देंगे टेन इनवर्स। ठीक है, टेन इनवर्स म्यू एस, ये आ जाता है आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं यहाँ पर फिर से एंगल ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन और इसके बारे में समझते हैं क्या चीज़ है। तो द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन मेक्स विद द नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नहीं आया होगा समझ में, फिर से सुनिए। द एंगल विद द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी कि वो एंगल जो लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल फ्रिक्शन के रिजल्टेंट का होता है। देखिए, ये नॉर्मल फ्रिक्शन और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का रिजल्टेंट ये है, ये रिजल्टेंट है ना इसका। तो इसके रिजल्टेंट और नॉर्मल जो आपका वेक्टर होता है, नॉर्मल जो आपका फ्रिक्शन होता है, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन होता है, उनके बीच में लगने वाले एंगल को कह रहा है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखिए, रिजल्टेंट किससे बना है? लिमिटिंग फ्रिक्शन और रिएक्शन से रिजल्टेंट बना है। इस कोई पूरी डेफिनेशन में डाल रहा हो, देखो क्या कर रहा हूँ। द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल फ्रिक्शन मेक्स विद द नॉर्मल रिएक्शन। द एंगल, वो एंगल जो नॉर्मल यानी कि फ्रिक्शन और रिएक्शन की वजह से जो रिजल्टेंट बन रहा उसका, और नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा, यानी कि कुल मिला के रिजल्टेंट और नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है उसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। दैट्स इट, थीटा। ठीक है, और बाई डायग्राम हमने क्या किया, बाई डायग्राम से हमने क्या किया, डायग्राम का यूज़ करते हुए हमने यहाँ पर क्या किया, देखिए ये आपका था रिएक्शन फोर्स और उसके बाद ये था आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स। मैंने यहाँ पर लिया एक रिजल्टेंट इसका, और इस रिजल्टेंट में मैंने इस एफ एल को उठा के ऊपर रख दिया, इस एफ एल को उठा के ऊपर रख दिया। यह है एफ एल और ये है हमारे पास आर, ये आ गया आपका थीटा। यहाँ पर मैंने ट्रिग्नोमेट्री लगाई, टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये आ गया। फिर एफ एल अपॉन आर को मैं कह सकता हूँ यहाँ पर म्यू एस। ठीक है, तो यहाँ से थीटा कितना आ गया हमारे पास, टेन इनवर्स म्यू एस, जिसको क्या बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन।